सुबह के अखबार खुद को समेट कर वापस सो गए हैं और बाजार अंगड़ाइयां लेकर उठने लगा है। बकौल फैज कुफलों के दहाने खुलने लगे हैं, यानी कि तालों के मुंह खुलने लगे हैं और दुकानें सजने लगी हैं। सड़कों में रफ्तार का लहू दौड़ने लगा है और दुनिया अपने सफर पर निकल चुकी है। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके इस सफर को सुहाना बनाने के लिए उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक झलक उन अफसानों की जो आज हमारे साथ होंगे। आज का पहला किस्सा अशोक कुमार और महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। दोनों की मुलाकात बचपन में हुई और जवानी में फिर एक बार मिले। तो जब वो मिले तो शरत चंद्र ने कैसे याद दिलाया अशोक कुमार को बचपन की उस मुलाकात के बारे में। एक और कहानी 1979 की फिल्म मीरा की कहानी। मीरा के प्रोड्यूसर थे प्रेम जी और डायरेक्टर थे गुलजार। इस फिल्म को बनाने में यूं तो गुलजार और प्रेम जी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी आई फिल्म के म्यूजिक को लेकर। फिल्म के म्यूजिक को रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े, यह भी पता चलेगा आज। एक किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम का भी होगा। दोनों ने झनक झनक पायल बाजे, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी और दो आंखें 12 हाथ जैसी सफल फिल्में दी। 3 सुपरहिट फिल्में साथ करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वसंत देसाई ने वी शांताराम को छोड़ दिया और वी शांताराम के साथ दोबारा कभी काम नहीं करने का फैसला भी कर डाला। दोनों के बीच हुई इस नाइत्तेफाकी की वजह भी बताऊंगा आज के शो में। इन कहानियों के अलावा हमारे दिल ने फिर याद किया सेगमेंट में आज बात करूंगा उस कलाकार की जिस पर एक यादगार गीत पिक्चराइज्ड है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जी हां, बात करूंगा डेविड साहब की। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में पहला किस्सा दादा मुनि यानी अशोक कुमार और महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। दोनों बचपन में एक बार मिले और इस मुलाकात के बरसों बाद इनकी दूसरी मुलाकात जवानी में हुई। अशोक बचपन की मुलाकात भूल चुके थे, मगर शरत चंद्र को सब कुछ याद था। तो शरत चंद्र ने कैसे अशोक को वो बचपन की मुलाकात याद करवाई। अशोक कुमार का बचपन अपने ननिहाल भागलपुर में बीता। ननिहाल में हर रात बालक अशोक अपने नाना राजा शिवचंद्र बैनर्जी को कहानियां सुनाते थे। अशोक कुमार की उम्र रही होगी 5-6 साल। एक रात अशोक अपने नाना को कहानी सुना रहे थे। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था। राजा साहब ने पूछा, कौन, तुम? बालक अशोक ने कहा, हाँ मैं। नाना जी ने कहा, कब? बालक अशोक बोला, कल जब आप दोपहर का खाना खाकर सो गए थे तब। नाना ने पूछा, ये जंगल कहां है? जवाब आया, गंगा के किनारे। राजा साहब ने कहानी आगे बढ़ाने को कहा। बालक अशोक ने कहानी को कुछ यूं आगे बढ़ाया। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया मैंने देखा पंछी चहक रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मुझे मजा आ रहा था। तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। मैं ठहर गया। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मोरों के भी पांव ठिठक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शेर मेरे सामने खड़ा था। इतना बड़ा शेर, और मेरी तरफ देख के गुर्रा भी रहा था। मैं डर के मारे भागा, तेज और तेज और तेज। शेर मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मुझे लगने लगा कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि काश मेरे पंख होते तो मैं उड़कर यहां से बच जाता, निकल जाता। इतने में ही मेरे कंधों पर पंख निकल आए और मैं उड़कर बच निकला। नाना ने पूछा, तो तुम जब चाहो पंख लगाकर उड़ सकते हो? बालक अशोक ने जवाब दिया, हाँ। नाना ने कहा, जरा दिखाओ तो तुम्हारे पंख कैसे हैं? नन्हा अशोक बोला, पहले आप शेर बन जाओ, मैं अपने पंख आपको दिखा दूंगा। राजा साहब को बालक अशोक की कहानी और उसका अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने नवासे को गले लगा लिया। फिर उन्होंने अपने पड़ोसी उपेन गांगुली के घर से उनके भांजे को बुलवाया। बालक अशोक से मिलवाते हुए बोले, ये अशोक है, ये भी कहानी बनाने में तुमसे कम नहीं है। अशोक, इन्हें भी कहानी सुनाओ।
उपेन गांगुली का भांजा एक लेखक था। कहानी सुनाने से पहले अशोक ने लेखक से पूछा, क्या आपने कभी चांदी के चावल और चांदी के परवल खाए हैं? लेखक ने जवाब दिया, जब कभी मिल जाएंगे तो खा लूंगा। और फिर उन्होंने उस लेखक को भी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बात आई गई हो गई, वक्त का पहिया घुमा, अशोक कुमार स्टार बन गए। इतने बड़े स्टार कि जब भी कोई फिल्म आती तो थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड लग जाते। एक बार कलकत्ता के न्यू थिएटर्स के वीरेंद्र सरकार ने अशोक कुमार को बुलाया। अशोक जब वीरेंद्र सरकार से मिले तो उनके साथ एक सांवला सा सफेद बालों वाला एक शख्स भी खड़ा था। वीरेंद्र सरकार ने उसका परिचय करवाते हुए अशोक कुमार से कहा, मिस्टर गांगुली, ये हमारे बंगाल की शान है, प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चैटर्जी। अशोक कुमार ने झुककर प्रणाम किया। शरद बाबू बोले, क्या तुम मुझे भूल गए हो अशोक? अशोक कुमार ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आपका नाम कौन नहीं जानता, पूरे भारतवर्ष को आप पे गर्व है। पर मुझे यह याद नहीं पड़ता कि हम पहले कभी मिले। तब शरद बाबू ने उनसे कहा, मैं वही हूं जिसे अभी तक चांदी के चावल और चांदी के परवल खाने को नहीं मिले हैं। इतना सुनना था कि अशोक कुमार फौरन बचपन की यादों में लौट गए और एक दूसरे को जोर से टाइटली गले लगा। 1979 में एक फिल्म आई, मीरा। प्रोड्यूसर थे प्रेम जी और डायरेक्टर थे गुलजार। मीरा को बनाने में गुलजार साहब को और प्रेम जी साहब को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई फिल्म के म्यूजिक को लेकर। इस म्यूजिक को रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रेम जी और गुलजार को कितने पापड़ बेलने पड़े, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात है 1979 की। गुलजार ने फिल्म डायरेक्ट की मीरा, प्रोड्यूसर थे प्रेम जी। इस फिल्म के म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए गुलजार साहब और प्रेम जी को कितने पापड़ बेलने पड़े। 14 अक्टूबर 1975 दशहरे का दिन था। इसी दिन फिल्म का मुहूर्त हुआ। मुहूर्त शॉट पर क्लैप देने लता मंगेशकर को बुलवाया गया। मुहूर्त वाले दिन जब प्रेम जी और गुलजार ने लता मंगेशकर को इस फिल्म में गाने का ऑफर दिया तो लता मंगेशकर ने साफ इनकार कर दिया। मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पहला झटका मुहूर्त वाले दिन ही लग गया। इसके बाद फिल्म के म्यूजिक के लिए लक्ष्मी प्यारे को फाइनल किया गया। लक्ष्मी प्यारे ने म्यूजिक पर काम करना भी शुरू कर दिया। लता के मना करने के बाद भी गुलजार के साथ साथ लक्ष्मी प्यारे इसी उम्मीद में थे कि वो सब मिलकर किसी तरह लता मंगेशकर को राजी कर लेंगे। 19 जून 1976 के दिन शूटिंग शुरू होनी थी और सबसे पहले जो गाना शूट होना था उसके बोल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। शूटिंग से एक महीना पहले मई 1976 में जब लक्ष्मीकांत ने लता मंगेशकर से दोबारा बात करने की कोशिश की तो वो अपने फैसले पर तब भी अडिग थी, वो नहीं मानी। इसके बाद गुलजार साहब ने भी गुजारिश की मगर उनका जवाब तब भी नो था। लता जी के मना करने की शायद वजह यह थी कि मीरा का एक भजन बेहतरीन कंपोजिशंस के साथ मार्केट में आ गया था, इसलिए उन्हें यह लगा कि मीरा फिल्म में गाना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी प्यारे से कहा कि देखो किसी और सिंगर को ले लो। इधर दूसरी गायिका की तलाश शुरू हुई तो उधर लता के मना करने की वजह से लक्ष्मी प्यारे भी फिल्म छोड़ गए। दूसरा झटका, शूटिंग की डेट नजदीक आ रही थी। गुलजार साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि म्यूजिक के लिए किसे साइन करें। तभी उन्हें अपने दोस्त आर.डी. बर्मन की याद आई, मगर आर.डी. बर्मन ने यह कहते हुए रिफ्यूज कर दिया कि अगर लता मंगेशकर मीरा के गाने नहीं गाएंगी तो मैं फिल्म का म्यूजिक करके करूंगा क्या। तीसरा झटका, अब मरता क्या ना करता। गुलजार साहब ने 19 जून 1976 को गाने की शूटिंग का प्लान चेंज करके फिल्म के सीन्स शूट करने का प्लान बना लिया। इसी बीच अमिताभ बच्चन को भी
राजा भोज के रोल के लिए साइन कर लिया गया। लो साहब, शूटिंग शुरू हो गई, मगर म्यूजिक डायरेक्टर अभी भी फाइनल नहीं हुआ था, जो फिल्म इंडस्ट्री के नॉर्म्स और चलन के हिसाब से बिल्कुल गलत था। बिना लता मंगेशकर के मीरा का संगीत देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे में एक दिन फिल्म के आर्ट डायरेक्टर देश मुखर्जी ने म्यूजिक के लिए एक नाम सुझाया, पंडित रविशंकर। गुलजार साहब ने उनसे बात की और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन का प्रपोजल दे दिया। पंडित रविशंकर ने कहा कि पहले मैं स्क्रिप्ट सुनूंगा, फिर फैसला करूंगा। रविशंकर से पूछा गया कि कब वो स्क्रिप्ट सुनेंगे, तो उन्होंने 1 महीने बाद अगस्त 1976 में न्यूयॉर्क में स्क्रिप्ट सुनने का समय दे दिया। 3 अगस्त 1976 को न्यूयॉर्क में उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई गई और रविशंकर की यस के बाद फिल्म मीरा को फाइनली उसका म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया। रविशंकर जी को लता जी की मर्जी बता दी गई थी कि लता नहीं गाएंगी। रविशंकर ने कहा लता नहीं गाई थी, कोई बात नहीं, मीरा की गायिका के रूप में वाणी जयराम को ले लेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। गानों की रिकॉर्डिंग्स के लिए रविशंकर ने 3 महीने बाद नवंबर 76 का समय तय किया और उसी हिसाब से स्टूडियो वगैरह बुक कर लिए गए। अब जनाब, नवंबर 1976 में रविशंकर हिंदुस्तान पहुंचे और 22 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच मीरा फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, गाने तो रिकॉर्ड हो गए, मगर फिल्म के बैकग्राउंड के लिए रविशंकर ने गुलजार को 9 महीने बाद सितंबर 1977 का टाइम दिया। 9 महीने तक रविशंकर अपने प्रोग्राम्स में व्यस्त थे। फिल्म का बैकग्राउंड 9 महीने के लिए और टल गया। अब इसी 9 महीने में गुलजार को फिल्म पूरी करनी थी ताकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक कर सकें। गुलजार साहब ने फटाफट शूटिंग शुरू की, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में एक और समस्या आ गई। अमिताभ बच्चन फिल्म छोड़कर चल दिए। पता नहीं कौन से नंबर का झटका था ये। अब ऐसी हालत में गुलजार ने उनके रोल के लिए यानी राजा भोज के सीन्स छोड़कर 25 मई 1977 से वापस शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन शूटिंग टाइम पर कंप्लीट नहीं हुई तो सितंबर में दी हुई रविशंकर की डेट्स निकल गई। जो शूटिंग 1977 के एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, वो मिड 78 तक भी कंप्लीट नहीं हुई। अब रविशंकर ने गुलजार से कहा कि भाई, सितंबर 1978 में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक करना है तो कर लो, वरना इसके बाद अगले 1 साल तक मेरे पास डेट नहीं है। मैं 1979 से पहले हिंदुस्तान आऊंगा भी नहीं। गुलजार के पास अब कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि स्क्रिप्ट के हिसाब से हर सीन की अप्रॉक्सीमेट लेंथ निकालकर बैकग्राउंड म्यूजिक उसी हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो जनाब, 15 से 20 सितंबर 1978 के बीच बिना सीन शूट हुए फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड करना पड़ा। तो साहब, इतनी जद्दोजहद के बाद मीरा का म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ और लता के बिना जिस फिल्म का म्यूजिक लोग नहीं करना चाहते थे, उसी के एक गाने को इत्तेफाक से फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया। गाया था वाणी जय। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं ऐसे कलाकारों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, मगर उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट न मिल पाया। इस सेगमेंट में हम उन कलाकारों की भी बात करते हैं जिन्हें आज की पीढ़ी या तो भूलने लगी है या जानती ही नहीं है। इस श्रृंखला में आज बात करूंगा उस कलाकार की जिन पर ये यादगार गीत फिल्माया गया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। नाम डेविड साहब। डेविड साहब के जीवन और फिल्मी करियर को याद करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बूट पॉलिश, हिमालय की गोद में, हाथी मेरे साथी, अभिमान, चुपके चुपके, खट्टा मीठा, गोलमाल, खूबसूरत, बातों बातों में, वगैरह वगैरह, एक लंबी लिस्ट है। इन सभी फिल्मों में एक हंसमुख, जिंदा दिल कलाकार दिखते थे। दिखने में थोड़े गंजे, चेहरे पर बुजुर्गियत,
बहुत ज़हीन। इस कलाकार का नाम था डेविड इब्राहिम चूलकर। डेविड साहब का जन्म 1909 में हुआ था। 1930 में डेविड ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए और उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद डेविड ने तकरीबन 6 सालों तक काम की तलाश जारी रखी, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें मन के मुताबिक कोई काम मिला ही नहीं। जब 6 साल कुछ बात नहीं बनी तो उन्होंने तय किया कि अब वो फिल्मों में किस्मत आजमाएंगे। उनके एक दोस्त हुआ करते थे, नायमपल्ली, जो फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। इन्हीं नायमपल्ली की मदद से डेविड को पहली बार फिल्म में काम करने का मौका मिला। 15 जनवरी 1937 को फिल्म जंबो में कैरेक्टर रोल मिल गया। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे मोहन भवनानी। अगले 3 साल तक डेविड ने इसी प्रोडक्शन कंपनी में काम किया। कभी वो क्लैब बॉय होते, कभी स्वीपर, कभी क्लर्क, कभी टेलीफोन ऑपरेटर, कभी प्रोडक्शन मैनेजर, कभी असिस्टेंट डायरेक्टर और कभी एक्टर। काम बहुत सारे थे मगर सैलरी एक ही थी। ये पीरियड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इन 3 सालों में उन्होंने फिल्म मेकिंग के हर पहलू को बारीकी से जाना, सीखा। मगर 1 फरवरी 1940 को डेविड को इस कंपनी ने एक नोटिस सर्व किया, यह कहते हुए निकाल दिया कि यहां अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। डेविड के लिए फिर से संघर्ष शुरू हो गया। इस खाली वक्त का इस्तेमाल डेविड ने कानून की पढ़ाई करने में किया। अब उनके नाम के आगे 2 तमगे लग गए थे, डेविड इब्राहिम BA LLB। उसके बाद डेविड ने किसी कंपनी के साथ काम ना करके इंडिपेंडेंट काम करने का फैसला ले डाला और धीरे धीरे उनका करियर चल निकला। डेविड इप्टा से जुड़ गए। फिल्मों में डेविड साहब ने जो चरित्र निभाए उनमें से ज्यादातर एक दोस्ताना बुजुर्ग के किरदार थे, चाहे वो छोटी सी बात हो या गोलमाल हो या चुपके चुपके। पर उन्हें सबसे ज्यादा याद किया गया फिल्म बूट पॉलिश के जॉन चाचा के रोल के लिए। 1954 में बनी बूट पॉलिश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड और डेविड साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। इस फिल्म में डेविड पर पिक्चराइज्ड एक यादगार गाना है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। डेविड साहब एक अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे एंकर और कंपेयर भी थे और कई इंपॉर्टेंट एंड बिग फंक्शंस को होस्ट किया करते थे। ऐसे ही एक फंक्शन में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि डेविड की स्पीच के बिना हर फंक्शन अधूरा ही लगता है। इसके अलावा 1974 में बनी बासु भट्टाचार्य की आविष्कार में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर रहकर अपना योगदान दिया। डेविड साहब फिल्मों के अलावा खेलों में भी इन्वॉल्व थे, बहुत एनकरेज किया करते थे और भारतीय ओलंपिक खेलों के प्रतिनिधि भी रहे। भारत सरकार की ओर से उन्हें 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डेविड ने अपने करियर में लगभग 110 फिल्मों में काम किया, जिनमें ख्वाजा अहमद अब्बास की परदेसी, शहर और सपना, मुन्ना और 4 दिल 4 राहें जैसी फिल्में शामिल हैं। इनमें से 1963 में बनी शहर और सपना को नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। सबसे प्यारे हमारे डेविड चचा सारी उम्र कुंवारे रहे और फिल्में छोड़ने के बाद अक्सर ये कहा करते थे कि 20 साल फिल्मों में काम करने के बाद जब आज मैं अपने आप को देखता हूं तो ये पाता हूं कि आज भी मैं उसी तरह क्लीन शेवन हूं जैसा 20 साल पहले था और आज भी मेरा अकाउंट वैसा ही क्लीन शेवन है जैसा 20 साल पहले था। 28 दिसंबर 1981 को हंसमुख जिंदा दिल प्यारे डेविड चाचा टोरंटो कनाडा में दिल का दौरा पड़ने की वजह से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी 2 और फिल्म्स रिलीज हुई थी, 1982 में संबंध और 1983 में गहरी चोट उर्फ दूर देश। म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई ने वी शांताराम के साथ झनक झनक पायल बाजे, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी और 2 आंखें 12 हाथ जैसी कामयाब फिल्में की। ये 3 सुपरहिट फिल्म साथ करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वसंत देसाई ने
वी शांताराम को छोड़ दिया हमेशा के लिए। वसंत देसाई और वी शांताराम की ये कहानी बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हिंदी फिल्मों के कुछ गाने बहुत अमर हैं और अमर रहेंगे। इन्हीं अमर गीतों में कुछ गीत हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, या इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। पंडित भरत व्यास के अमर बोल और वसंत देसाई का अमर संगीत। फिल्म दो आंखें 12 हाथ 1957 में रिलीज हुई। पंडित भरत व्यास एक आला दर्जे के शायर होने के साथ साथ संगीत के आला दर्जे के जानकार भी थे। संगीत की जबरदस्त पकड़ और समझ थी उन्हें। वो मूल रूप से कवि सम्मेलनों के कवि थे। अपनी कविताओं की धुनें भी वो खुद ही बनाते थे। जब वसंत देसाई ने ऐ मालिक तेरे बंदे हम गाने की धुन बनाई तो वो वी शांताराम को धुन पसंद नहीं आई। उन्होंने 3-4 धुनें और सुनाई, पर वी शांताराम को पंडित भरत व्यास की बनाई हुई मूल धुन ही पसंद आई। उन्होंने उसी धुन को रखने पर जोर दिया जो भरत व्यास ने बनाई थी। वसंत देसाई इससे खुश नहीं थे। उन्हें मन ही मन बुरा भी लगा और उन्होंने अपने आप को अपमानित भी महसूस किया, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोले नहीं। अब वी शांताराम जब 1959 की फिल्म नवरंग के म्यूजिक पे काम कर रहे थे तो एक बार साथ थे पंडित भरत व्यास और वसंत देसाई। म्यूजिक सीटिंग के दौरान भरत व्यास ने आधा है चंद्रमा रात आधी अपनी ट्यून में गाकर सुनाया। वी शांताराम ने वसंत देसाई से कहा, भरत जी ने गीत तो बढ़िया लिखा ही है, धुन भी कितनी अच्छी है, तुम्हारी राय क्या है वसंत? वसंत देसाई ने झल्लाते हुए कहा, इस गीत की मेरे पास 64 धुनें तैयार हैं। वी शांताराम को बात अटपटी लगी, पर उन्होंने इग्नोर करते हुए कहा, तुम्हारे पास 64 नहीं 100 ट्यून्स हो सकती हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, पर हमें हमारा मन उदार रखना चाहिए। दूसरे कलाकार की प्रशंसा करने, उसके काम को अप्रिशिएट करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। केवल अपनी चीजों को अच्छा कहना और दूसरे की चीज को बुरा कहने से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सुनकर वसंत देसाई बुरी तरह भड़क गए। जो हुआ उसे बर्दाश्त कर पाना उनके बस में न रहा। उस वक्त तो कुछ बोले नहीं, मगर इस घटना के 3-4 दिन बाद उन्होंने राजकमल कला मंदिर के मैनेजर के पास एक मैसेज छोड़ दिया। मैसेज में लिखा था, कुछ दूसरे निर्माताओं ने फिल्मों के कुछ ऑफर्स मुझे दिए हैं, मुझे उनका काम करने की अनुमति दी जाए, मुझे यहां से मुक्त कर दिया जाए। वी शांताराम को भी उनके इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, सो उनका गुस्सा होना भी लाजमी था। उन्होंने वापसी का संदेशा भेज दिया, तुम्हें मुक्त कर दिया गया है। इस तरह वसंत देसाई नवरंग से अलग हो गए और नवरंग के संगीत निर्देशन का जिम्मा दिया गया सी रामचंद्र को। लेकिन आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, इसकी धुन वही रखी गई जो पंडित भरत व्यास ने। इंग्लिश गाने के ऊपर आधारित हिंदी फिल्म का कौन सा गाना है, चर्चा करेंगे, आपसे बतियाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। श्रोता के प्रश्न का उत्तर देने की बारी। ये श्रोता हैं जोधपुर के रुद्र प्रताप। उन्होंने हमसे पूछा है कि फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के गाने 2 लफ्जों की है दिल की कहानी में जो कश्ती चला रहा है, वो किस भाषा में गाना गा रहा है? क्या आप उसका अर्थ बता सकते हैं? तो भाई रुद्र प्रताप, गाना है 1979 की फिल्म ग्रेट गैम्बलर का। फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नीतू सिंह, इफ्तिखार मदनपुरी वगैरह। म्यूजिक बाय R.D. बर्मन, लिरिक्स बाय आनंद बख्शी। ये गाना 2 लफ्जों की है दिल की कहानी
म्यूजिकली रेंडर्ड बाय आशा भोसले। इसमें अमिताभ बच्चन भी ज़ीनत अमान से एक प्रश्न करते हैं, तो अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ इस गाने में शामिल है। पर हम गाने में जिस विदेशी भाषा की बात कर रहे हैं उसे गाया है शरद कुमार ने। ये गाना पिक्चराइज्ड है वेनिस में। वेनिस में ग्रैंड कैनाल में अमिताभ बच्चन और ज़ीनत अमान जिस नाव में बैठकर ये गाना गा रहे हैं उसे गोंडोला कहा जाता है, और इस गोंडोलास को चलाने वाले को कहते हैं गोंदोलियर। ये गाना इटालियन भाषा में वो गोंदोलियर गा रहा है। अब आपका सवाल है कि वो कश्ती वाला जो गाना गा रहा है उसका अर्थ क्या है, तो मैं आपको ओरिजिनल बोल के साथ साथ उसका अर्थ भी बताता हूं। वो गा रहा है आमोरे मियो, ऐसे ही बोलता है ना, यानी माई लव, dove sei tu, where are you, ti sto cercando, sto cercando मतलब I am looking for you, tesoro mio मतलब my darling, amore mio मतलब my love, il tempo vola मतलब time flies, prenderlo यानी catch it, कैच कर लो, ये माई लव, ये समय निकलता जा रहा है, इसे पकड़ लो। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।